दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ अध्यापक पात्रता परीक्षाओं जैसे टेट, सीटेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोटोन, जैव भू रासायनिक चक्र आदि के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों और अवधारणाओं को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं पारितंत्र के घटकों के बारे में, यानी पारितंत्र के घटक और अवयव कौन से हैं। तो दोस्तों आप जान लीजिए पारितंत्र के दो मुख्य घटक हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। आप जान लीजिए पारितंत्र जो है मुख्य रूप से दो घटकों या दो अवयवों जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बनता है। जैविक घटक में आप जानते हैं उत्पादक होते हैं, हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता होते हैं और अपघटक होते हैं। जबकि अजैविक घटक जो होते हैं इसमें भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक होते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं अजैविक घटकों के बारे में। तो आप जान लीजिए दोस्तों अजैविक घटक में जो भौतिक घटक हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण सूर्य का प्रकाश है, जो कि पृथ्वी पर या संपूर्ण धरातल पर जो हमारा भूमंडल है उसमें ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और सभी वस्तुएं मूल रूप से यहीं से ऊर्जा प्राप्त करती हैं। भौतिक घटकों में प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृतियों में ऊंचाई और ढलान तथा वायु महत्वपूर्ण है। इसी तरह अजैविक घटकों में अकार्बनिक घटक हैं जिसमें जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन, खनिज, चट्टान और पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अजैविक घटकों के अंतर्गत तीसरा मुख्य कार्बनिक घटक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस तथा यूरिया आदि होते हैं। तो ये थे पारितंत्र के घटक, जैविक और अजैविक घटक। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि पारिस्थितिकी तंत्र में भूदृश्य की स्थिति क्या है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भूदृश्य का जो सही क्रम है, अनुक्रम है, वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों जनसंख्या होती है। जीवधारियों की जो संख्या है उसे जनसंख्या कहते हैं और कई जनसंख्या समूह मिलकर समुदाय का निर्माण करते हैं। कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का, और कई पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर भूदृश्य का निर्माण करते हैं। तो याद रखिएगा जनसंख्या जो है जीवधारियों का समूह है। कई जनसंख्या समूह मिलाकर समुदाय का निर्माण करते हैं, कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं और कई पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर भूदृश्य का निर्माण करते हैं। और आप यहाँ भूदृश्य को इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? जीव, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय क्या है? तो धारणीय विकास, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो ये समुद्र है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके 3/4 भाग पर समुद्र यानी जलमंडल का विस्तार है। अगला है पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर का लगभग 97% भाग क्या है? तो ये समुद्री जल है। और समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड जो है, जिसको साधारण नमक कहा जाता है, ये समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। अगला प्रश्न है जीवमंडल में उपस्थित सभी संघटकों के वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में शामिल होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? तो उत्तर है
पारिस्थितिकी तंत्र का। जीवमंडल में उपस्थित सभी संघटकों के वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में शामिल होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। इसी के साथ आइए प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्रों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र में स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। इसके अलावा मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में वन, घास स्थल और मरुस्थल प्रमुख हैं। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र मोटे तौर पर दो प्रकार के होते हैं, अलवणीय जल यानी मीठे जल के, और दूसरा लवणीय जल यानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। अलवणीय जलों में तालाब, झील, झरना शामिल हैं, जबकि लवणीय जलों में लवण झील, ज्वार नदमुख और समुद्र ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। मानवीकृत या मानवीय गतिविधियों द्वारा निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, जैसे कृषि, खेत खलिहान, जल जीवशाला जिसको एक्वेरियम कहते हैं, और अंतरिक्षयान, ये सभी मानवीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो आप जान लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय, जलीय और मानवीकृत, इन रूपों में हमने जान लिया कि कौन कौन से स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय और मानवीकृत कौन कौन से हैं। प्रश्नों पर आ जाते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो ये पारितंत्र या इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। और आप जानते हैं इकोसिस्टम जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता है। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला या ओपन सिस्टम होता है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। क्यों? क्योंकि जहाँ तक जीवों का निवास है उसे जैव मंडल कहते हैं और ये पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि वर्ष 1935 में सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। किसके द्वारा? तो A.G. टांसले के द्वारा इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी। अगला है वह पारिस्थितिकी तंत्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो सामुद्रिक या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो वनों का उन्मूलन। दोस्तों, वन जो हैं वो पृथ्वी पर या पारिस्थितिकी संतुलन के प्रमुख कारक हैं। वनों के उन्मूलन से या उनके कटाव से पारिस्थितिकी असंतुलन फैलता है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो क्या कहलाता है? तो उसे वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वहन क्षमता कहलाती है। और प्राणियों की संख्या ओवरलोड या अधिक हो जाने से पर्यावरण उनका समर्थन नहीं कर पाता है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषित या स्वपोषी कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषित होते हैं। ये सूर्य के प्रकाश में जो है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन निर्माण करते हैं। और एक जो श्रृंखला बनती है सभी पेड़ पौधों से ही निर्मित होती है जो सूर्य के प्रकाश को जो है ऊर्जा में उत्पादित करते हैं। और यही हमारे या मानव सहित सभी जीव जंतुओं का आहार बनता है। जीव और वातावरण के बीच के पारिस्थितिकी संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तर है पारिस्थितिकी। दोस्तों याद रखिएगा, जीव और पर्यावरण के बीच के पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। समुद्र में आइए देख लेते हैं, समुद्र में जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनका स्तरीकरण क्या है। तो यहाँ पर आप जो ये सफ़ेद वाला भाग देख रहे हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफ़ेद वाला भाग जो हमारा है आप देखिए महत्वपूर्ण है। ये स्थलीय भाग है जिसमें मग्न ढाल और मग्न तट है। और ये जो हमारा इधर का जो ये हिस्सा है ये समुद्री क्षेत्र है।
तो मग्न ढाल से जो ये क्षेत्र है नेत्रांचल क्षेत्र कहलाता है और ये पूरा ओशनिक जोन कहलाता है, ओसेनिक जोन कहलाता है। जहाँ तक प्रकाश पहुँच पाता है उसको प्रकाशीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर कई जीव जंतु निवास करते हैं और प्रकाशीय क्षेत्र में जो वनस्पतियाँ होती हैं, समुद्री वनस्पतियाँ, वो भी होती हैं। प्रकाशीय क्षेत्र के नीचे एक बड़ा हिस्सा समुद्र तल जीवी प्रदेश या बेथियल जोन होता है और इसके बाद जो गहरा क्षेत्र होता है ये अप्रकाशीय होता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, ये गहरा जल होता है। तो समुद्र में विभिन्न क्षेत्रों का स्तरीकरण इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ अन्य प्रश्नों पर आते हैं। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण क्या कहलाता है? तो सही उत्तर पारिस्थितिक अनुक्रमण। दोस्तों, भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाता है। एक और प्रश्न है कि 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया और अनुक्रमण यानी सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा किसने दी थी? तो एक जीव वैज्ञानिक हैं एफ क्लीमेंट ने अनुक्रमण की सबसे मान्य या सर्वमान्य परिभाषा दी थी। अनुक्रमण भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण अनुक्रमण कहलाता है। कुछ और प्रश्नों पर आते हैं दोस्तों। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है क्या? तो एक शब्दावली है पिक्नोक्लाइन। ये किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाने वाली रेखा है। किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है तो हेलोक्लाइन, और किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है तो क्या? थर्मोक्लाइन। 1973 में सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, अर्नीस नेस ने 1973 में सबसे पहले डीप इकोलॉजी या गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी निसे शब्द को सबसे पहले जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था और इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी निसे को सूक्ष्म आवास या माइक्रो हैबिटेट्स कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछा गया है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वन्य जीव 72 यानी 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो पर्यावरण संरक्षण 1986, संरक्षण 86, वन्य जीव 72। अगला प्रश्न है, ऐसी घटना जिसमें वायु प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो इसको समुद्री उत्प्रवाह कहते हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए, समुद्र की सतह पर गर्म जल होता है और ये पोषक रहित जल होता है। इसको सघन ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर जल के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है और ये वायु प्रवाह की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस घटना को समुद्री उत्प्रवाह कहते हैं। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन और इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियो केमिकल साइकिल दोस्तों इसको कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन और इन जैविक तत्वों का पुनः अजैविक तत्वों के रूप में जो परिवर्तन होता है, इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इस चित्र में आप जैव भू रासायनिक चक्र को देख सकते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र में दो प्रकार होते हैं, गैसीय चक्र और अवसादीय चक्र। गैसीय चक्र में जो प्रमुख गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अवसादी चक्र में कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर और पोटेशियम चक्र महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों कि अजैविक तत्व आप जानते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी अजैविक तत्व हैं। इनका जैविक प्रावस्था में परिवर्तन और पुनः इन तत्वों का अजैविक रूप में पुनरागमन, ये जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन क्या था? तो ये चिपको आंदोलन था, जो उत्तराखंड में चलाया गया था, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश में चमोली जनपद में।
पारिस्थितिक घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, उसे क्या कहते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। याद रखिएगा, पारिस्थितिक घटकों की वह आवश्यक मात्रा, न्यूनतम आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो, उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक क्या है? तो ये पारिस्थितिक पदछाप है। पारिस्थितिक पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा, ग्लोबल हेक्टेयर या भूमंडलीय हेक्टेयर पारिस्थितिक पदछाप के मापन की इकाई है। यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण घोषित किया गया है क्या? तो इसको पर्यावरण शत्रु कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक जो भू गर्भीय जल है या पृथ्वी के नीचे का जो जल है उसको बहुत अधिक मात्रा में ये अवशोषित करता है। वे क्षेत्र जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है, इनको पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र कहते हैं। और देखिए, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन। इकोटोन को यहाँ पर इस रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए, एक समुदाय ए है, इसमें जंगल है, और एक समुदाय बी है, ये घास स्थल है। तो एक ऐसा क्षेत्र, ट्रांजिशनल जोन जो है, ट्रांजिशनल क्षेत्र या एरिया जो घास स्थल और जंगल दोनों का ट्रांजिशनल क्षेत्र है, उसको इकोटोन कहा जाता है। ये जो है क्षेत्र में कम होता है, मतलब क्षेत्रफल में तो कम होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप जान लीजिए, पारितंत्र में इकोटोन इसी तरह से उपस्थित होता है। अब आइए देखते हैं पारिस्थितिक पदछाप के बारे में। लास्ट में हम लोग देख लेते हैं पारिस्थितिक पदछाप। तो यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि पारिस्थितिक पदछाप में क्या होता है कि पारिस्थितिक घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो, जैसे इसमें कई प्रकार के विद्युत ऊर्जा, जल का उपयोग और मोटर वाहन उत्सर्जन, सीवेज, ये सभी ऐसे घटक हैं जो ऐसी आवश्यक मात्रा है मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। इसको पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं और इसके मापन की इकाई जो है ये याद रखिएगा ग्लोबल हेक्टेयर होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन अवधारणाओं को और तथ्यों को तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाए तो आप उनको सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।